हेलो नमस्कार, मैं पंकज मालविया स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अरावली पाठशाला पर, जहां पर आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 के वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो हम अध्ययन कर रहे थे अपने विज्ञान विषय के बारे में, कक्षा 10 की है, और उसमें हमने जो जीवों में जनन वाला चैप्टर है वो हम कर रहे थे, और उसमें लगभग हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। तो कल का जो शॉर्ट रिवीजन हम कर लेते हैं कि कल हमने पढ़ा था सबसे पहले तो कि पुष्पों में जनन किस प्रकार से होता है। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो पुष्प होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उभयलिंगी और एक लिंगी। उसके साथ ही पुष्पों के विभिन्न भाग, बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर। स्त्री केसर कौन थे? मादा युग्मक को पैदा करने वाले। पुंकेसर जो नर युग्मक है वो था। उसके बाद है पुष्पों के प्रकार पढ़े थे, उभयलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प। उभयलिंगी में स्त्री केसर, पुंकेसर दोनों होते हैं। एक लिंगी में केवल स्त्री केसर या पुंकेसर दोनों में से एक होता है। बीज निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है कि सबसे पहले क्या होगा कि पुंकेसर से परागकण निकलेंगे, वो किस पर चले जाएंगे, जो स्त्री केसर के वर्तिका पर, वहां से बनाएंगे, पराग नलिका का निर्माण करेंगे, फिर दोनों का निषेचन होगा, फिर क्या बनेगा, जो बीज का निर्माण होगा, ऊपर वाला फल बन जाएगा, बाकी वाला सारे पंखुड़ी और बाह्य दल झड़ जाएंगे। उसके बाद हमने यौन आरंभ के लक्षणों के बारे में अध्ययन किए थे। जो कुछ तो क्या होते हैं, किशोरों में और किशोरियों में समान होते हैं, कुछ किशोरों में और कुछ किशोरियों में अलग अलग होते हैं। उसके बाद हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। नर जनन तंत्र में हमने नर जनन तंत्र के विभिन्न भाग जैसे कि वृषण है, शुक्रवाहिनियां है, प्रोस्टेट, शुक्राशय, मूत्रमार्ग और शीशन के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। और आज हम इसी अध्याय के आगे वाले भाग में, जिसका नाम है मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस प्रकार से अपने नर जननांग में क्या थे, वृषण, उसी प्रकार मादा जननांग में जो प्राथमिक अंग होंगे, प्राथमिक अंग क्या होगा, अंडाशय होगा। क्या होगा? अंडाशय। और इसी अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एस्ट्रोजन। और इसी अंडाशय में जो अपने मादा युग्मक है या अंडे का निर्माण होता, अंडाणु का निर्माण होता है। अब ये दोनों अंडाशय, कितनी संख्या इनकी? दो, एक इस साइड और एक इस साइड। इस अंडाशय के साथ यहाँ पर ये संरचना है जिसको अंडवाहिनी बोलते हैं। ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा? अंडवाहिनी कहलाएगा। और इस अंडवाहिनी के यहाँ पर ये झालरनुमा आप संरचना देख रहे हो, जिसको झालर या इंग्लिश में फ्रेम भी बोलते हैं। ये क्या करेगा? जब ये अंडाशय क्या करेगा, अंडाणु को उत्पन्न करेगा, तो इस जो फ्रिम्बी वाले भाग है इसकी सहायता से क्या किया जाएगा, इस अंडाणु को ग्रहण किया जाएगा। सामान्य ये जो अपनी जो अंडवाहिनी है इसको तीन भागों में बांटा जाता है, कीपिक वाला भाग, तुम्बिका और स्तमस। और ये जो यहाँ वाला भाग है स्थिमस, यहीं पर क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु है दोनों का मिलन या निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो क्या हुआ, अंडाशय में अंडे का निर्माण हुआ और वो कहाँ पर आ गया, फ्रिम्बी की सहायता से अपने अंडवाहिनी में आ गया, और अंडवाहिनी से आकर यहाँ पर स्तमस वाले भाग में यहाँ पर पड़ा रहता है। उसके बाद ये जो आगे वाला भाग है ये नासपतिनुमा संरचना है। ये क्या कहलाती है? अंडाशय या अपने गर्भाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भाशय कहलाता है। इसकी आकृति किस प्रकार से होती है? नासपति के समान इसकी आकृति होती है। ये गर्भाशय आगे जाके ये संकरा भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीवा। और इस आगे वाले भाग को ग्रीवा नाल और इसके अंतिम भाग को योनि कहते हैं। तो मादा जनन तंत्र में मुख्य अंग कौन सा है? प्राथमिक जनन अंग अंडाशय, उसके बाद अंडवाहिनियां या फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद है गर्भाशय, और गर्भाशय के अंतिम भाग को ग्रीवा और अंतिम वाला भाग योनि कहलाता है। अब जब यहाँ से अंडा बनता है, अंडा उत्पन्न होता है, तब क्या होता है, जब ये अंडे का उत्पन्न होता है तब ये गर्भाशय में इस प्रकार की संरचना बन जाती है, म्यूकस वगैरह इस पदार्थ की एक मोटी भित्ति बन जाती है, जो क्या करेगा, जनन के लिए इस गर्भाशय को पूरा तैयार करता है। यहाँ पर अगर निषेचन हो जाता है तो क्या होगा, ये अंडा बन के कहाँ पर आ जाएगा, गर्भाशय में। और अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये
जो अंडा है और ये अंडे सहित ये पूरी दीवार टूट जाएगी और रक्त के माध्यम से ये योनि मार्ग से बाहर निकलती है, जिसको क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो ये अपन ने मादा जनन तंत्र के पूरी संरचना को पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा इसमें? अंडाशय को पढ़ा, अंडवाहिनी जिसके 3 भाग है, उसके बाद हमने पढ़ा गर्भाशय को पढ़ा और गर्भाशय के अंतिम भाग को ग्रीवा और इसका अंतिम भाग ये हो गया योनि हो गया। इसी के साथ हमने मादा जनन का सचित्र वर्णन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मादा जनन तंत्र में अंडाशय मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। तो मादा युग्मक या अंड कोशिका का निर्माण कहाँ पर होगा? अंडाशय में। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। ये जो अपना अंडाशय होता है उसमें हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। जब यौन आरंभ हो जाता है तब ये अंडे क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। लेकिन एक साथ नहीं बल्कि हर एक मासिक चक्र या 1 महीने में एक अंडा अंडाशय से बाहर निकलता है। यौन आरंभ पर इनमें से कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। दोनों में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंडा उत्पन्न किया जाता है। हमेशा 1 महीने में एक अंडा ही उत्पन्न होगा, या तो वो इस वाले अंडाशय में, दोनों अंडाशय में से किसी एक में उत्पन्न होगा। अंडाशय इसके साथ साथ ही किसका स्त्रावण करता है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी उत्पन्न करता है। हमने जब अंतःस्त्रावी जो तंत्र पढ़ा था वहां पर क्या था? अंडाशय और वृषण को ग्रंथियों के रूप में भी पढ़ा था। तो अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? इसका नाम आपको याद रखना है, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद आगे वही अंडाशय से कौन जुड़ा हुआ था? अंडवाहिनियां जुड़ी हुई थी, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंडा कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। फैलोपियन ट्यूब क्या करेगी? अंडे को कहाँ से लेगी? अंडाशय से लेगी और कहाँ पर पहुंचाएंगी? गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहीं पर होता है। तो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भाशय में नहीं होती, वो कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी के इस स्टेमस वाले भाग में। यहाँ वाले भाग पर क्या होता है कि जो शुक्राणु होगा वो क्या होगा? यहाँ से प्रवेश करता हुआ यहाँ पर ये शुक्राणु इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से ये शुक्राणु यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अंडा यहाँ से अंडाशय में अंडाणु बनेगा, वो कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। और इन दोनों का आपस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा और यही क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होगी? अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होती है। गर्भाशय। अब गर्भाशय क्या है? यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय का अंतिम हिस्सा क्या होता है? योनि होता है। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, अब क्या होगा कि जो शुक्राणु आएगा वो क्या करेगा? अंडाणु से संलयन करेगा, वही क्या कहलाएगा? निषेचन। अगर निषेचन होता है तो क्या होगा और अगर निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? ये हम दोनों कंडीशन में पढ़ेंगे। सबसे पहला है जब अंड कोशिका का क्या हो जाए? निषेचन हो जाए। निषेचन का मतलब क्या है? जब उसमें शुक्राणु आके उसके साथ संयुग्मन कर ले या संलयन कर ले तो क्या होगा? तो निषेचित अंड युग्मज कहलाता है। जब ये आप देखोगे ये क्या आ गया? शुक्राणु आ गया और ये अंडाणु आ गया, तब क्या बनी? ये पहली एक कोशिका नुमा संरचना बनी, जिसको क्या बोलते हैं? युग्मज या जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं। तो युग्मज कहलाता है जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये जिस प्रकार से ये युग्मज का निर्माण हुआ, ये युग्मज का निर्माण हुआ, ये युग्मज क्या होगा कि धीरे धीरे जाके गर्भाशय में, ये देखो पहले एक कोशिका थी, ये बाद में विभाजित होकर 2 कोशिका बन गई, फिर 4 कोशिका वाला बन गया, फिर 8 कोशिका वाला बन गया और यहाँ से इसका रोपण कहाँ पर हो जाएगा? ये अंडा देखो यहाँ पर बना था, यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ से होता हुआ कहाँ पर आ गया? गर्भाशय में आ गया और इस गर्भाशय में यहाँ पर रोपित हो जाएगा। और रोपण किसके माध्यम से होगा? एक संरचना बनाएगा जिसको क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा। ये देखो ये इस प्रकार की जो बच्चे के अपने नाभि से जुड़ी हुई संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा के माध्यम से गर्भाशय में रोपण हो जाएगा या रोपित हो जाएगा। तो ये
युग्मज विभाजन व विभेदन होता है तथा किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। और ये भ्रूण किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा। क्या है, प्लेसेंटा। यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी हुई होती है। किस प्रकार से, ये आप देख सकते हो, ये क्या है, एक तस्तरी नुमा संरचना और ये है अपना गर्भाशय। इस गर्भाशय से ये प्लेसेंटा के द्वारा शिशु को जुड़ा हुआ रहता है। ये देखो, ये क्या है, तस्तरी नुमा संरचना। और इसी प्लेसेंटा के माध्यम से जो शिशु होता है या जो बच्चा होता है उसको पोषण प्रदान करती है। अपनी जो माता होती है, उस माता के द्वारा माता के शरीर से बच्चे में विभिन्न पोषक पदार्थ कैसे पहुंचते हैं, इस प्लेसेंटा के माध्यम से ही जो बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। अब इस प्लेसेंटा का मुख्य काम क्या है, कि इसका मुख्य कार्य है मां के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषक को भ्रूण को प्रदान करना। क्या काम है इसका, कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन वगैरह बच्चों को सब चाहिए, तो वो किसके माध्यम से मिलती है, इस प्लेसेंटा के माध्यम से ही बच्चे को मिलती है। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान भी किया जाता है। अब जो बच्चा होगा उस माँ के पेट में, वो क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थ भी निकालेगा। तो वो अपशिष्ट पदार्थ प्लेसेंटा के माध्यम से सीधे कहाँ पर चले जाते हैं, माँ के रक्त में। और माँ के रक्त से क्या होगा, वापिस उनको माँ अपने अंदर से क्या करेगा, उसका उत्सर्जन कर देगी। अब अंडे का निषेचन हो गया, उसके बाद क्या होगा, अंडे के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि 9 महीने होती है। कितनी होती है, 9 महीने होती है। अब ये देखो, सबसे पहले क्या था, अंडाणु। अंडाणु से आकर कौन मिला, शुक्राणु मिल गया। और शुक्राणु मिलने पर क्या बना, एक कोशिकीय जाइगोट संरचना। और इसी को क्या बोलते हैं, संलयन बोलते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ पर हुई, अपनी अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब में हुई। उसके बाद कोशिका, 2 कोशिकाएं बन गई, 4 कोशिका, 8 कोशिका वाला यहाँ पर गर्भाशय में रोपित हो गया। गर्भाशय में रोपित होने के बाद कितने, 9 महीने होंगे। और बच्चा इस प्रकार से, ये देखो, स्टार्टिंग में पहले वीक में इतना था, दूसरे वीक में इतना बड़ा, फिर ये हुआ, फिर 6 वीक में इतना बड़ा हो गया, 7वें वीक में इतना हो गया, 8वें वीक में इतना हो गया, 9वें वीक में और 12 वीक में। ये इस प्रकार से पूरे एक भ्रूण या बच्चे का निर्माण, पूरे इसके हाथ पाँव वगैरह सब बन गए। और 9 महीनों के बाद क्या होगा, बच्चे का जन्म हो जाएगा, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होगी और बच्चे का जन्म हो जाएगा। तो ये तो सब प्रक्रिया कब हुई, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल गए और निषेचन की प्रक्रिया हो गई। अगर ये निषेचन की प्रक्रिया ना होती तो क्या होता, कि अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती तो क्या होता, वो हम पढ़ेंगे जब अंडे का निषेचन नहीं होता। अब क्या होता है, हर महीने जो अपना गर्भाशय है, जो मादा का जननांग है, ये अंडाणु, अंडाशय, ये क्या करेगा, एक अंडे को उत्पन्न करेगा। वो अंडा आकर यहाँ पर पड़ा रहेगा। अगर इसमें आकर शुक्राणु मिल गया तो निषेचन हो जाएगा। और अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये अंडा क्या होगा, कि ये अंडा टूट जाएगा और रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलेगा। लेकिन जब ये अंडा यहाँ पर आता है तो ये क्या करता है, अंडाशय, कि इस पूरे गर्भाशय को इस प्रकार से तैयार करता है कि वो क्या करेगा, कि मतलब जो अगर निषेचन हो गया तो उसको गर्भ को स्थापित कर सके। तो जब ये अंडा यहाँ पर बनता है तब ये गर्भाशय की दीवार है, वहाँ पर क्या होता है, एक मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है। और अगर ये निषेचन नहीं होता तो क्या होता है, ये पूरी मोटी भित्ति ये टूट जाएगी और उसके साथ साथ ये अंडा भी टूट जाएगा और टूट के रक्त के माध्यम से मादा योनि से बाहर निकल आ जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो अगर निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, ये हमने समझ लिया, पढ़ लेते हैं इसको। जब अंडे का निषेचन नहीं होता, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंडे प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। अब गर्भाशय की भित्ति मांसल व स्पंजी हो जाती है, यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। गर्भाशय क्या करेगा, अपने आप को तैयार करेगा कि वो बच्चा मतलब भ्रूण को उसके अंदर पोषण प्रदान कर सके या भ्रूण को उसके अंदर रख सके। तो उसके अंदर उसकी भित्ति बन जाती है, वो कैसी, स्पंजी हो जाती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती। अंततः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के साथ, किसके साथ, रक्त व म्यूकस या के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। ये पूरा जो चक्र है वो कितने महीने का, 1 महीने का समय लेता है। और इसी को ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। तो रजोधर्म या ऋतुस्राव किसे कहते हैं, कि अंडाशय तथा गर्भाशय की भित्ति का टूटकर मादा के रक्त के साथ योनि मार्ग से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं।
अब 40 से जो 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंडे का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म भी बंद हो जाएगा। अंडे का निर्माण होना 40-50 वर्ष की आयु होती है महिला की, तब बंद हो जाएगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाएगी। इसी को क्या बोलेंगे? रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति। जनन स्वास्थ्य क्या है? जनन स्वास्थ्य कि जनन की प्रक्रिया, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना ही क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य कहलाता है। अब आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, बाल विवाह कर दिया जाता था। जो छोटी छोटी बच्चियां होती थी उनका कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, जिससे क्या होता था कि या तो उनकी जो प्रसव के समय उनकी मृत्यु हो जाती थी, या जो बच्चा होता था वो अविकसित पैदा होता था और वो भी पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाता था। साथ साथ में क्या होता था, उसकी देखभाल या परवरिश भी अच्छे से नहीं की जाती थी, जिसके कारण क्या होता था कि वो आगे जाकर उन पर बोझ बन जाता था। तो जनन की प्रक्रिया में सिर्फ जनन करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति का कैसे सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से व शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना आवश्यक है। तो आपने देखा होगा कि लैंगिक जो प्रक्रिया, अपने जो जनन का प्रोसेस है, उसमें कई बार क्या हो जाता है कि लैंगिक संचरण से होने वाले रोग हो जाते हैं। तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं? रोगों का लैंगिक संचरण। तो जो जनन की प्रक्रिया है उसमें उसके द्वारा क्या हो जाता है, बहुत सारे रोग भी कभी कभी फैल जाते हैं। तो अनेक रोग है जो लैंगिक संचरण के द्वारा फैलते हैं। उनमें से कुछ जीवाणु जनित रोग जैसे कि गोनेरिया तथा सिफिलिस होते हैं। ये मुख्यतः गोनेरिया में क्या होता है, जन्नांग के अंदर छोटे छोटे से घाव वगैरह हो जाते हैं। उसके बाद विषाणु जनित मस्सा तथा HIV या एड्स नामक रोग होता है। वो किसके द्वारा हो जाता है कि विषाणु के द्वारा भी होते हैं। और ये रोग फैलते किससे है कि अपने जो लैंगिक संचरण के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। तो जनन स्वास्थ्य के अंदर हमको पढ़ना क्या है बेसिकली, कि इससे कौन कौन से रोग होते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित कैसे करना है, किस प्रकार से जो अवांछित जो अपने गर्भ धारण है उसको हम रोक सकते हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ना किसके अंदर है, अपन को जनन स्वास्थ्य के अंदर। तो इससे पहला चीज हमने क्या पढ़ा कि लैंगिक संचरण से कौन कौन से रोग होते हैं। तो अब इन रोगों से अपन, रोग कौन कौन से होते हैं वो तो अपन को पता चल गया। अब इनसे बचना कैसे? तो इनसे बचने के लिए कॉन्डम के उपयोग से इन रोगों के संचरण को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। अब उसके बाद है गर्भरोधन। गर्भरोधन मतलब जो अवांछित गर्भ है उस धारण को रोकना। जो कभी कभी क्या होता है कि माता पिता या जो कपल्स होते हैं वो अपने बच्चे को गर्भ धारण के लिए मेंटली या फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं होते, तो क्या करते हैं, गर्भरोधन की प्रक्रिया की जाती है। तो गर्भरोधन किसे कहते हैं? गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। तो इसकी अलग अलग विधियां होती है। सबसे पहला है यांत्रिक अवरोधन। यांत्रिक अवरोधन में क्या होगा कि शुक्राणु है उसको अंडाणु से मिलने नहीं दिया जाएगा। सामान्य जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद गर्भधारण हो जाता है। तो इसी गर्भधारण को रोकने के लिए क्या करना है, शुक्राणु और अंडाणुओं को मिलने नहीं देना है, तो गर्भधारण नहीं होगा। तो यांत्रिक अवरोधन में शुक्राणुओं को अंडवाहिनियों तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, जिस शीशन को ढकने वाले कॉन्डोम तथा योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये कॉन्डम का उपयोग किया जाता है। मादाओं में भी फीमेल कॉन्डम यूज किए जाते हैं। उसके बाद ये सर्वाइकल कैप, इस प्रकार की ये कैप नुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की जो मुंह होता है उस पर शल्य चिकित्सा के द्वारा स्थापित कर दी जाती है, जिससे क्या होगा कि शुक्राणु है वो अंडाणु जो अपने गर्भाशय के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा और जनन की प्रक्रिया या निषेचन नहीं होगा। अब उसके बाद है रासायनिक तकनीकी। इस तकनीक में क्या होता है कि कुछ जो टैबलेट है या फिर जो हार्मोनल इंजेक्शन है उनका प्रयोग किया जाता है और जिसके माध्यम से क्या होता है, गर्भधारण को रोका जाता है। तो मादा में अंडे को न बनने देना तथा इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन्स के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इसके अन्य प्रभाव तथा इसके कुछ विपरीत प्रभाव या साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि सहेली नाम की टैबलेट वगैरह ली जाती है जो क्या करते हैं, अवांछित गर्भ धारण को रोकने का कार्य करती है। उसके बाद है IUCD, इंट्रायूरेटिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की ये कॉपर टी
कॉपर की बनी हुई धातु की जो टी होती है इस टी आकार की, देखो ये कैसी टी आकार की, और इसके ऊपर क्या है कॉपर की वायर का लेपन किया होता है। और इस कॉपर टी को क्या किया जाता है गर्भाशय के अंदर शल्य चिकित्सा के द्वारा रोपित कर दिया जाता है। इस कॉपर से क्या होता है, कॉपर धातु के स्त्रवण से कि सर्वाइकल जो द्रव होता है वो गाढ़ा हो जाता है, और जिससे होता है वो शुक्राणु होते हैं वो गति नहीं कर पाते हैं और अंडाणु से उसका संलयन नहीं हो पाता है। तो आईयूसीडी में क्या होता है, लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता है। अब उसके बाद है शल्य तकनीकी, या शल्य तकनीकी के द्वारा क्या करना है गर्भधारण को रोकना है। तो शल्य चिकित्सा के द्वारा पुरुषों में तथा मादाओं में दोनों में शल्य क्रिया की जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं ऑपरेशन करते हैं वही। तो उसमें क्या है नसबंदी, पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को रोककर उसमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोका जाता है। अब जो पुरुष होते हैं उनमें शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, यहाँ पर वृषण में हो गया, और वृषण से शुक्र वाहिकाओं के द्वारा कहाँ पर जाएंगे, ये मूत्र नलिकाओं के माध्यम से मादा जननांग में प्रवेश करेंगे। तो ये क्या करेंगे, हम वृषण के ऊपर ये जो शुक्र वाहिनी है इनको क्या करेंगे शल्य चिकित्सा के द्वारा यहाँ पर काट कर इनको उल्टी दिशा में टाँके लगाकर सिल लिया जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं नसबंदी। और पुरुषों में जो होने वाली नसबंदी है उसको क्या बोलते हैं वैसोटोमी, वैसोटोमी, इसको क्या बोलते हैं वैसोटोमी। ये देखो ये क्या है वृषण है, वृषण के ऊपर से क्या जा रही है शुक्रवाहिनी, इनको काट लिया और इनको उल्टा सिल लिया। पहले ये इस प्रकार से थी, काटने के बाद इस प्रकार से हो गई। अब है ट्यूबोक्टोमी। ट्यूबोक्टोमी में क्या होगा कि जिस प्रकार महिलाओं में क्या होता है अपने अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है अंडाशय में, वहां से कहाँ पर जाता है अंड वाहिनी में। तो जिस प्रकार से पुरुष में किसका शल्य चिकित्सा के द्वारा किसको काटा गया है यहाँ पर शुक्र वाहिनी को, उसी प्रकार मादा में किसको अंड वाहिनी को काटा जाएगा। ये देखो ये यहाँ से अंडा बना और ये यहाँ पर अंड वाहिनी में आ गया, लेकिन अंड वाहिनी को यहाँ पर बीच में से काट कर उल्टी दिशा में टाके लेकर इनको सिल लिया गया है, और इसी को क्या बोलते हैं महिलाओं में नसबंदी, जिसका नाम क्या है ट्यूबोक्टोमी। ट्यूबोक्टोमी किसको बोलते हैं, महिलाओं में अंड वाहिनी को अवरुद्ध कर अंडे के स्थानांतरण को रोकना ट्यूबोक्टोमी कहलाता है। अब उसके बाद है भ्रूण हत्या। क्या होती है भ्रूण हत्या, कि कुछ लोग रूढ़िवादिता के चलते या अपनी जो गिरी हुई सोच है उसके कारण क्या करते हैं कि भ्रूण की जांच करवा लेते हैं कि अंदर लड़की है या लड़का, उसके बाद उसकी गर्भ में ही उसकी क्या कर देते हैं हत्या कर देते हैं या भ्रूण की हत्या कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं भ्रूण हत्या। मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाती है। इस भ्रूण हत्या को रेगुलेट करने के लिए MTP एक्ट भी बनाया गया है। अब एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात होना आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी व भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोका जाएगा। क्या है कि समाज में लड़के और लड़कियों का अनुपात सही होना जरूरी है। अगर लगातार भ्रूण हत्या होगी तो क्या होगा, दोनों का अनुपात बिगड़ जाएगा, जिससे कारण क्या होगा कि आगे जाकर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यहीं पर अपने क्या हो जाए, ये जो जनन वाला चैप्टर है वो यहाँ पर पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसी प्रकार के और सी वीडियो जो पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित है आपको देखने, तो हमारे अरावली पाठशाला को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और ऐसे ही अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे वापस अपने अगले चैप्टर की क्लास में।